नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास खबरें में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का खास सवाल है, ख़ास खबरें लिए हम हाजिर हुए हैं और आपको ये बता दें कि किस तरह बीआरएस लीडर हरीश राव के खिलाफ फ़ोन टैपिंग केस में तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई हैं और इस सिलसिले में एसआईटी ने उन्हें नोटिस जारी की थी हाजिर होने के लिए और वो एसआईटी के सामने यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के रूबरू हाजिर भी हो गए और उनसे पूछताछ का सिलसिला जारी है। वैसे भी नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि फ़ोन टैपिंग केस के मामले में आपको ये बताना ज़रूरी है कि सिर्फ एक दिन में कांग्रेस और बीजेपी के कम से कम 600 कायदीन के फ़ोन टैप किए गए थे और वो भी इंतखाबात के दौरान ये कार्रवाई की गई थी। तो इस सिलसिले में पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया था। उसके बाद आप देखेंगे किस तरह फ़ोन टैपिंग केस में कार्रवाई शुरू की गई है। एसआईटी ने अपनी तहक़ीक़ात भी शुरू कर दी है और ये भी कहा जा रहा है कि श्रावण राव जो है एक चैनल के एमडी थे, उनके और फिर एक पुलिस ऑफिसर यानी एसआईबी के एक चीफ हैं प्रभाकर राव थे, फार्मर चीफ जो हैं, और उनके बयानात की बुनियाद पर ये तहक़ीक़ात शुरू की गई है और हरीश राव से उन्हीं के बयान की बुनियाद पर सवालात भी किए जा रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि हरीश राव ने हालिया अरसे के दौरान यहाँ तक कि कुछ घंटे कबल भी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को और उनकी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था और कहा कि ये कांग्रेस को धोखा दे रहे हैं और कांग्रेस के से धोखेबाजी कर रहे हैं। ये दिन में तो कांग्रेसी होते हैं लेकिन रात होते ही तेलुगु देशम और बीजेपी के हो जाते हैं और उनके मफादात की ये तकमील करते हैं। वैसे भी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के बारे में आपको बता दूं कि कल ही उन्होंने एनटीआर की तारीफ की थी। एनटीआर की तारीफ के साथ साथ उन्हें डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की भी तारीफ के पुल बांध दिए थे और कहा था कि ये दो शख्सियतें हमारे लिए यानी तेलंगाना के लिए और आंध्रा के लिए, तेलुगु अवाम के लिए एक रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं। एनटीआर के बारे में उन्होंने कहा था कि एनटीआर ने दोनों तेलुगु रियासतों के तेलुगु अवाम के इज्जत नफ्स या सेल्फ रेस्पेक्ट का तहफ़्फ़ुज़ किया था, जबकि डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी के बारे में उनका कहना था कि डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी किसानों और गरीबों के लिए जो बहबूदी स्कीमात उन्होंने शुरू की थी उसके लिए उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन जहाँ तक हरीश राव का सवाल है या फिर बीआरएस के कारगुजार सदर हैं केटीआर का सवाल है, ये दोनों चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं और आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में रेवंत रेड्डी को यानी वो नोट बराए वोट या वोट बराए वो नोट के केस में आपने देखा कि किस तरह जेल में यानी जेल भेज दिया गया था। उस वक्त उनकी बेटी की शादी थी। तो बहरहाल चंद्राबाबू नायडू उनकी मदद के लिए पहुंचे। चंद्राबाबू नायडू के बारे में कहा जाता है कि वो रेवंत रेड्डी के मेंटोर हैं यानी उस्ताद हैं या तालिक हैं, ये कहा जाता है। लेकिन रेवंत रेड्डी जहाँ पर चंद्राबाबू नायडू की तारीफ करते हैं वहीं पर आप देखेंगे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की भी वो तारीफ करते हैं, उन्हें अपना बड़ा भाई कहते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि यही रेवंत रेड्डी है जिन्होंने सारे हिंदुस्तान में ये कहा था कि इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अगर झूठा कोई है तो वह हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी है। तो बहरहाल ये खबर है। दूसरी खबर आपको बता दूं कि किस तरह हैदराबाद में मुजरिमाना वाक़यात पेश आ रहे हैं। ख़ासतौर पर आप देखेंगे अतराफ़ व अकनाफ में ऐसा लगता है कि कोई माँ को कत्ल कर रहा है, कोई बाप को कत्ल कर रहा है, कोई बेटा बाप पर हमला कर रहा है और यहाँ तक कि बहनों का कत्ल हो रहा है। ऐसे में ऐसा लगता है कि कोई हैदराबादी तहज़ीब को मिटाने की एक मनसूबाबंद साजिश का ये एक हिस्सा है। बहरहाल नाज़रीन, एक खबर आ रही है पड़ोसी ज़िले मेरचल से। मेरचल भी हैदराबाद का हिस्सा हुआ करता था लेकिन अब तो वो ज़िले में तब्दील हो गया है। ज़िले मेरचल के बालाजी नगर में एक वाक़या पेश आया जहाँ पर बेटे ने माँ का कत्ल कर दिया। तो इस तरह के हमारे वाक़यात हैं, हमारे पास खबरें हैं। लेकिन सबसे अहम खबर यह है कि अब ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए अमेरिकी फ़ौज रवाना हो चुकी है और हो सकता है कि वो जल्द ही ग्रीनलैंड पर कब्जा कर ले। तो बहरहाल ऐसी खबरें हमारे पास हैं, हम आपको उन खबरों से भी वाकिफ़ करवाएंगे। पहली खबर जो हरीश राव के बारे में हमने बात की है, हम चलते हैं हमारे साथी सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह की तरफ। जी रियाज साहब, शुक्रिया बेहद। हरीश राव का जहाँ तक मामला है, रियासत में जो है कदावर सियासी कायदीन में हरीश राव का शुमार होता है। बहुत ही ख़ास तौर पर बीआरएस में हरीश राव को चाणक्य के तौर पर देखा जाता है। बीआरएस में जब बीआरएस पर मुसीबत आती है उस वक्त हरीश राव ने बीआरएस को बचाने के लिए, बीआरएस को दोबारा मंजर आम पर लाने के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। तेलंगाना तहरीक से जुड़े हैं, बीआरएस के क़याम से, केसीआर से और बीआरएस पार्टी से उनकी वाबस्तगी रही है। जहां तक फ़ोन टैपिंग का मामला है, आपको याद होगा रियाज साहब, प्रभाकर राव जो अहम एसआईबी के अहदेदार आईपीएस ऑफिसर थे, वो मफरूर थे।
जब वो वापस आए तो उन्हें एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, और जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनके बयानात कलमबंद किए गए। उसके बाद प्रभाकर राव के बयानात की बुनियाद पर जो है ये दूसरे तमाम कायदीन को, जिसमें हरीश राव जो है वो सरे-फहरिस्त थे, 2 लोगों को नोटिस जारी की गई थी। केसीआर जो साबिका चीफ मिनिस्टर है, और हरीश राव को नोटिस जारी की गई है। लेकिन हम देख रहे हैं मुसलसिल ना सिर्फ ये मामला हो, फोन टैपिंग का मामला हो, इससे कबल जो है कालेश्वरम प्रोजेक्ट के हवाले से भी नोटिसें जारी की गई थी, तहकीकाती एजेंसियों के सामने इन्हें तलब किया गया था। और फिर फार्मूला ई रेस के मामले में भी केटीआर को जो है नोटिसें वगैरह जारी की गई है। तो मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो बीआरएस पार्टी का अरसे हयात तंग करने का काम जो है मुसलसिल बरसर इख्तिदार सियासी जमात कांग्रेस की जानिब से किया जा रहा है। ये सियासी मुबसरीन जो है, तज्जिया निगार जो है, उनका ये कहना है कि रेवंत रेड्डी बदले की पॉलिटिक्स तेलंगाना में कर रहे हैं। माजी में जो उनके साथ किया गया था उसका बदला आहिस्ता आहिस्ता ले रहे हैं। इंतखाबात जब आएंगे रियासत में, असेंबली इंतखाबात, तो उससे कबल जो है केसीआर हो, हरीश राव हो, केटीआर हो, इन्हें जेल भेजने की तैयारी, पूरा साजो सामान मुहैया कर रहे हैं। मगर आपको एक बात बता दो, रियासत 2 लोगों की रेवंत रेड्डी ने तारीफ की है। पिछली जो तस्करा है एनटीआर और राजशेखर रेड्डी का, भले ही ये 2 कायदीन जो हैं तेलुगु अवाम की फलाह व बहबूद के लिए इन्होंने काम किया है, गरीबों के मसीहा के तौर पर राजशेखर रेड्डी ने काम किया है, मगर तेलंगाना तहरीक के कट्टर मुखालिफिन में ये दोनों का, अलहदा रियासत तेलंगाना के कट्टर मुखालिफिन में ये दोनों का तबसरा किया जाता है, दोनों का तस्करा किया। जब तक राजशेखर रेड्डी जिंदा थे उस वक्त तक तेलंगाना तहरीक जो है अपनी जो मजबूती अख्तियार करना चाहिए था, वो मजबूती अख्तियार नहीं कर पा रही थी। 2 मरतबा भी बीआरएस पार्टी, जबकि उस वक्त जो टीआरएस थी, राजशेखर रेड्डी से कांग्रेस से इत्तेहाद के जरिए से जो है इलेक्शन लड़ा था। 2 मरतबा भी टीआरएस के, उस वक्त की टीआरएस के जो कायदीन अराकीन असेंबली है, उन्होंने इस्तीफा दिया था। रियाज साहब, यहाँ पर समझने की जरूरत है, एक क्रोनोलॉजी है। जो हरीश राव ने कहा है कि ये किसी के दोस्त नहीं है, दिन में कांग्रेसी होते हैं, रात में, तो रेवंत रेड्डी ने खुद ये बात एतराफ इस बात का किया है कि उनकी इब्तिदा जो है एबीवीपी से हुई है, फिर उनका जूनियर कॉलेज जो है वो तेलुगु देशम रहा, फिर उसके बाद अब जो है ग्रेजुएशन की तालीम वो कांग्रेस में हासिल कर रहे हैं। तो उसी बयान की बुनियाद पर अगर हरीश राव के ये स्टेटमेंट को अगर आप देखेंगे, जिसको आपने अभी कोट किया है, वो स्टेटमेंट हक बजानिब नजर आता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पर है। सियासी दोबारा कांग्रेस को इख्तिदार रियासत में अगर होना है, दोबारा मिलना चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ों पे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों को तब्दील करने की ज़रूरत है, जहनियत को तब्दील करने की ज़रूरत है। अगर आप आंध्रा के जो लॉबी है उसके मातहत वो जहनियत के साथ अगर तेलंगाना में दोबारा कांग्रेस को इख्तिदार में लाने की कोशिश करेंगे, तो आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए खतरा साबित हो सकता है। जहाँ तक हरीश राव की जो पेशगी है, वो जो पेश हुए हैं, पेशी है, जो रूबरू हाजिर हुए तहकीकाती एजेंसी के सामने, एसआईटी के सामने, खुसूसी तहकीकाती एजेंसी के सामने जो हाजिर हुए, यकीनन वो एक तरीक़ेकार है। लेकिन जब भी ये इन लोगों बीआरएस कायदीन के खिलाफ में सख्त कार्रवाइयों की कोशिशें की गई है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें राहत मिली है। ये माजी में बड़ा रिकॉर्ड है रियाज साहब। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक हरीश राव का सवाल है या केटीआर का सवाल है, दोनों ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ख़ास तौर पर अब देखेंगे कि किस अंदाज में केटीआर के बारे में कहा गया है कि उनको मुख्तलिफ मुकदमात में माखूज़ किया गया है, जैसा कि वो कह रहे हैं, और हुकूमत का कहना है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई करप्शन में मुलविस होता है या बदगुमानी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, उसे जेल भेजा जाना चाहिए। तो बहरहाल अब ऐसा लगता है कि रियासत में इंतकामी जो सियासत है, पॉलिटिकल ऑफ रिवेंज जिसे कहा जाता है, अगर वो है तो समझिए कि वेंडेटा जिसे कहा जाता है, अगर वो है तो समझिए कि ये जो अखलाकी इक़दार हैं, सियासी इक़दार है, वो मिलियामेट हो रहे हैं। वैसे भी मरकज़ी हुकूमत का अगर आप देखेंगे, मरकज़ में देखेंगे तो नरेंद्र मोदी हुकूमत इस बात को लेकर काफ़ी बदनाम है कि वो नाराज़ अरकान और अपोजिशन कायदीन को दबाने में अपना जवाब नहीं रखती और बदतरीन मिसालें कायम करते जा रही है।
ख़ास तौर पर अपोजिशन कायदीन को डराना, धमकाना, उन्हें ब्लैकमेल करना या फिर उन्हें लालच देना, ये भी एक अहम बात है। और जहाँ तक आपने देखा कि राजशेखर रेड्डी की बात जैसा कि इस्माइल ज़बीउल्लाह ने भी की है, एनटीआर की इस्माइल ज़बीउल्लाह ने बात की, और डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के दौरे हुकूमत में आप देखेंगे कि कोई या तेलंगाना की किसी कायद में, किसी लीडर में ये हिम्मत नहीं थी कि वो अलहदा तेलंगाना की बात करे या अलहदा तेलंगाना का मुतालबा करे, क्योंकि जब कोई तेलंगाना का लीडर मुंह खोलता तो राजशेखर रेड्डी के बारे में कहा जाता है कि वो चंद सिक्के उसके मुंह में डाल देते हैं और फिर वो उसका मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाता, यानी वो तेलंगाना का मुतालबा नहीं करता, फिर पैसों की ज़रूरत होती तो फिर मुतालबा करता, फिर उसके बैंक अकाउंट में पैसे भर दिए जाते, उसकी मुंह में सिक्के भर दिए जाते तो वो खामोश हो जाता। लेकिन 2014 में आपने देखा कि किस अंदाज में KCR की क़यादत में अलहदा तेलंगाना तहरीक का आगाज़ हुआ। उसके बाद आपने देखा कि 2014 में ये कामयाबी मिल गई और कांग्रेस और ख़ास तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी को इस बात का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अलहदा रियासत तेलंगाना अता की और उस अता करने में अहम किरदार अता किया। तो बहरहाल अब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के बारे में जैसा कि हरीश राव ने कहा कि वो दिन में तो कांग्रेसी होते हैं, रात में बीजेपी या फिर तेलुगु देशम के हो जाते हैं, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि तेलुगु देशम हो या बीजेपी हो, ये तमाम के तमाम अलहदा रियासत तेलंगाना में तेलंगाना के मफादात को नुकसान पहुँचा रहे थे। ये अलग बात है कि अब बीजेपी कहती है कि हमारी वजह से ये तेलंगाना वजूद में आया, जबकि बीजेपी का इसमें कोई किरदार नहीं है। हाँ, बीजेपी का किरदार होता है अगर बेचैनी फैलती है शहर में, अगर यह फ़िरका वाराना फसाद होता है या गड़बड़ होती है तो इसमें बीजेपी के कायदीन का किरदार ज़रूर नज़र आता है। तो ये तो खबर रही है। लेकिन नाज़रीन आपको बता दूँ जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि ज़िले मिर्चल में एक ऐसा वाक़या पेश आया इंतहाई ख़तरनाक, जहाँ पर माँ को बेटे ने कत्ल कर दिया। आप अंदाज़ा कीजिए कि रियासत तेलंगाना में हालिया अरसे के दौरान ऐसा लगता है कि बैरूनी रियासत के जो अफराद हैं उनके दाखिले के बाद से तो हालात बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। गन कल्चर जो है वो फ़रोग पा रहा है। हद तो ये है, हमने जिस अंदाज में आपको बताया है, ख़ास तौर पर हम माँ पर जुल्म होता है, माँ बाप पर जुल्म होता है, तो ऐसी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं ताकि माशरा सुधर जाए। अब अंदाज़ा कीजिए कि जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में ये वाक़या पेश आया और बताया जाता है खातून का महलूक जो खातून है, मकतूल जो खातून है रजनी, उसका बेटा को शक हो गया था कि रजनी के किसी से नाजायज़ ताल्लुकात हो गए हैं। तो बहरहाल उसने बस्ती के उस शख्स को अपने घर मदऊ किया, शराब पिलाई और शराब में कुछ उसने दवाई मिला दी और फिर उसके बाद उसे कुर्सी से बांध दिया और उसका कत्ल करना चाह रहा था कि माँ बीच में आ गई और माँ के दरमियान में आते ही जो उसका बेटा था वो अपने काबू से बाहर हो गया और उसने माँ पर चाकू से कई एक वार कर दिए, जिसके नतीजे में उसे दवाखाना मुंतकिल करना पड़ा और दौरान इलाज उसकी मौत हो गई। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि इस तरह के जो वाक़यात माशरे में पैदा हो रहे हैं, यानी एक तो अब माँ बाप को कत्ल किया जा रहा है, दूसरे नाजायज़ जो ताल्लुकात है उसके भी बहुत ही असरात, ख़तरनाक असरात मुरतब हो रहे हैं। ख़ास तौर पर हमारे मुस्लिम माशरे में भी ये देखा जा रहा है कि नाजायज़ जो ताल्लुकात हैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा यानी उसका ताफून फैल रहा है, उसकी बदबू फैल रही है और उसकी वबा फैल रही है। यकीनन देखिए, हया जो है, शर्म व हया का जब ख़त्म हो जाता है किसी से माशरे से कि शर्म हया ख़त्म हो जाती है तो ये चीज़ ये तो इस तरीके के वाक़यात वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं। आपने एक बेहतरीन अपनी तमीदी बातचीत में ये जो तज़किरा किया है, मज़ाफ़ाती इलाक़ों में जो है बैरूनी रियासतों के लोगों की आमद के बाद से जो है मुसलसिल जराइम के वाक़यात में बेतहाशा इजाफ़ा हो रहा है और वो इजाफ़े को रोकने में कहीं ना कहीं इलाक़ाई सतह पर पुलिस जो है वो नाकाम हो रही है। देखिए, खुलेआम सड़कों पर चाकूज़नी के वाक़यात पेश आ रहे हैं, वारदातें पेश आ रही हैं, घरों में घुसकर मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, पीटा जा रहा है। तो और दूसरी अहम बात यह है रियाज साहब यहाँ पर कि मंशियात का जो वो सिलसिला है, मंशियात जो है वो आसानी के साथ लोगों को दस्तयाब हो रहे हैं। शराब की दुकानें जो है वो शराब के ठेके, गली गली में शराब के ठेके, हर जगह थोड़े थोड़े फासले पर शराब के ठेकों की इजराई जो है ये अल्कोहल को आम करने की वजह बन रही है। ये तमाम चीज़ें मंशियात और शराब के जो आम हो रहा है, आसानी से दस्तयाबी है, उसकी वजह से जराइम में यकीनन इजाफा हो रहा है। और आपने ये वाक़े का तरफ इशारा किया, वालदा एक माँ को मारने का, हालांकि नाजायज़ ताल्लुकात के शुबे पे माँ पर कातिलाना हमला है, दोनों चीज़ें, नाजायज़ ताल्लुकात का शुबा पैदा होना और फिर नाजायज़ ताल्लुकात के शुबे पर कत्ल करना, ये दोनों वाक़यात अपने आप में अफसोस का इशारा करती है। और हमारे माशरे में यकीन मानिए जिस तरीके के इस्लाही काम होना चाहिए, मुसलमानों में ख़ास तौर पर इस्लाम माशरे के वो इदारे कहीं नज़र नहीं आ रहे जो घर घर जाकर ये समाजी लानतों को दूर करने के लिए जो तहरीक चलाया करते थे,
वो हमें कहीं पर नजर नहीं आ रहे हैं रियाज साहब। पहला जमाना था जब अगर मोहल्ले में अगर किसी पड़ोसी के बच्चे अगर नमाज को मस्जिद में नहीं आते तो खटका मारकर उन्हें मस्जिद ले जाया जाता था, मगर ये चीजें खत्म हो गई है हमारे पास। इन चीजों का अहिया जरूरी है माशरे में सुधार के लिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि देखिए रियाज साहब, तेजी के साथ अगर नमाज के पाबंद हो जाएंगे तो खुद ब खुद ही बहुत सारी 90-95% जो बुराइयां इंसान के अंदर होती है वो खत्म हो जाएंगी। नमाज का डर, जब नमाज के लिए आप मस्जिद को चले जाएंगे तो खौफ खुदा आपके दिल में बढ़ जाएगा। तो ये जरूरी है जिम्मेदारान को, खा वो मजहबी जिम्मेदारान हो, समाजी जिम्मेदारान हो, सियासी जिम्मेदारान हो, इन पर यह जिम्मेदारी आयत होती है कि इलाकाई सतह पर कमेटियां तश्कील दें, इस्लाह माशरे के काम में तेजी लाएं और नौजवानों को जो रातों में चबूतरों पर वक्त गुजार रहे हैं उन्हें मस्जिद पर आने के लिए रागिब करें, राजी करें। आपको बता दूं कि जहाँ तक मुस्लिम माशरे का सवाल है, मैं समझता हूँ कि अगर नमाज फजर अदा कर दी जाए बाजमात तो यकीन मानिए कि बहुत बड़े मसाइल मुसलमानों के हल हो सकते हैं नमाज फजर के साथ, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि रिस्क की तलाश के लिए फजर के साथ ही निकलो तो तुम्हें अंदाज़ा होगा कि किस तरह अल्लाह ताला बरकत अता फरमाता है। तो हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अता फरमाए। और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि जो मसाजिद की कमेटियाँ होती हैं, पहले ये हुआ करता था कि सबाहिया जो मदरसे होते थे, खाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ें आया करती थी मसाजिद के बाहर से। अगर आप मसाजिद के करीब से गुजरते तो छोटे छोटे बच्चों की अहादीस याद करते हुए उनकी सदाएं आती थी, उनकी आवाज़ें सुनाई देती थी, कुरान मजीद की आयत की तिलावत करते हुए सुनाई देते थे। घर से निकलकर मस्जिद तक आते रास्ते तमाम ये सदाएं लगाते आते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि अब मसाजिद की जो इंतजामी कमेटी है उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उन लोगों से चंदा वसूल ना करें, उन लोगों से अतिया ना लें जो नमाज को, जिनके घर के अफराद नमाज को नहीं आते उनसे अतिया ही ना लें। तब उन्हें पता चलेगा कि ये इस तरह के हालात हैं, हम जरूर नमाज को जाना चाहिए। यकीन मानिए आज मुसलमान जिस अंदाज में तबाही व बर्बादी का शिकार है, जिस अंदाज में तनज़ुली का शिकार है और जिस अंदाज में मुसलमानों के दुश्मन पैदा हो रहे हैं, उसकी अहम वजह नमाजों से और मजहब से मुसलमानों की दूरी है। मिसाल के तौर पर जो शख्स नमाज को नहीं जाता, नमाज फजर को नहीं उठता, तो समझिए कि उसके हालात ख़राब होने वाले हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंतज़ामी जो कमेटियाँ हैं मसाजिद के, वो ज़रूर घरों पर दस्तक दें और कहें कि आप लोग नमाज को आएँ। पहले जैसा कि इस्माइल ज़बीउल्लाह ने कहा कि एक बुजुर्ग निकला करते थे और अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, यानी नींद से बेहतर है नमाज, नींद से बेहतर है का नारा लगाते थे। लेकिन अब ऐसी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर आप घरों पर जाकर ये कह दें कि आइंदा से माह से हम आपका चंदा या अतिया नहीं लेंगे, मस्जिद कमेटी ने यह फैसला किया है क्योंकि आपके अरकान ख़ानदान जो है, इस घर के लोग जो है वो नमाज को नहीं आते हैं, तो आप यकीन मानिए कि अगर फजर की नमाज़ों से मसाजिद भर जाएंगी तो यकीन मानिए मुसलमानों का ना कोई दुश्मन रहेगा और मुसलमानों के जो माशी मुश्किलात है वो भी दूर हो जाएंगे और तालीमी जो शोबे में मुसलमान पीछे हैं वो भी, उसका भी इलाज हो जाएगा। ये सबसे अहम बात है। अब मसाजिद की जो इंतज़ामी कमेटियाँ हैं उनको आना चाहिए, क्योंकि आप सियासी लीडरों से ये उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि वो तो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, इस तरह के जो वाक़यात होते हैं बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। लेकिन जहाँ तक माशरे में तबाही व बर्बादी का सवाल है, यकीन मानिए कि फ़िरका परस्ती और शरपसंदी का जो मुज़ाहरा किया जाता है वो माशरे को तबाह व बर्बाद करके रख देता है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि हमारे पास का एक MLA है, वो बेचारा बार बार शरपसंदी करता है, लेकिन पता नहीं पुलिस उसके खिलाफ क्यों कमज़ोर मुकदमात दर्ज करती है। 100 से ज़ायद मुकदमात उसके खिलाफ दर्ज है और बैरूनी रियासत के दौरे पर वो मुसलमानों के खिलाफ छापा मार कार्रवाई की बात भी करता है। हम उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करते क्योंकि उसका नाम लेना भी मैं समझता हूँ कि हमारे प्रोग्राम की तौहीन है। तो बहरहाल नाज़रीन, उस यानी बेचारा तो कह सकते हैं क्योंकि अकल का मारा है, वो भी बार बार शरपसंदी करता है। और आपने देखा कि किस तरह हालिया अरसे के दौरान उसने मंदिरों पर हमले के लिए टिट फॉर टैट यानी ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात की थी और उसके बाद पुलिस ने 5 नौजवानों को एक मंदिर में सरके के इल्जाम में गिरफ्तार किया। और उस बेचारे को जब पता चला कि ये नौजवान हिंदू हैं तो फिर उसकी तो शर्मिंदगी के बजाय, हालत बुरी होने के बजाय और मजीद शरपसंदी करने लगा। तो बहरहाल नाज़रीन, हम आपको लिए चाहते हैं, हैदराबाद का एक इलाका है सरूनगर की जो कारपोरेट है वो बीजेपी से ताल्लुक़ रखती है और उसने अकबरुद्दीन अवैसी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवाया है। उनका रिमार्क 15 मिनट्स का जो रिमार्क है, 15 मिनट का जो रिमार्क है उसके खिलाफ। आपको बता दूं महाराष्ट्र के धूले बल्दी इंतखाबात में अकबरुद्दीन अवैसी ने तकरीर करते हुए कहा था कि आवाम से अपील की थी कि आया आप 15 मिनट के लिए 15 तारीख को निकलेंगे वोट डालने के लिए। और ये बेचारी को इस कदर बुरा लगा ये 15 मिनट के, उसने कहा कि अकबरुद्दीन अवैसी के इस बयान से, इस रिमार्क से हिंदुओं की तौहीन हुई है, उनके जज्बात
मजरू हुए हैं। अब पता नहीं, अब अंदाज़ा कीजिए कि खाली सिर्फ मिनट से या सेकंड से या घंटों से अगर जज्बात मजरू होने लगे हैं तो फिर आगे किस से मजरू नहीं होंगे, ये भी एक सवाल पैदा होता है। रियाज साहब, आपको ये क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी को आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अब मैं समझता हूं कि इस माह के आखिरी हफ्ते में, ये आने वाले दिनों में, अयाम में, जनवरी के या फरवरी के पहले हफ्ते में ये कभी इम्कान है कि हैदराबाद में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के इंतखाबात का एलामिया जारी हो जाए। जब एलामिया जारी हो जाएगा तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अकबरुद्दीन अवैसी के 15 मिनट का जो बयान है उसके ऊपर अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है, वो बाइज्जत बरी हो गए मामले में। वो उनका जो आदिलाबाद की जो तकरीर थी गालिबन, वो उस मामले में उन्हें बरी कर दिया गया है। और धुलिया में जो उन्होंने वो बयान दिया है वो तो एक मज़ाहिका खेज बयान था। इंतखाबात में वो अक्सर कहते हैं, असदुद्दीन अवैसी को भी आपने बिहार में, अरे 15 मिनट, अरे मैं गलती से ऐसा, इस तरीके का जो वो 15 मिनट को भुनने की, तलने की, या फिर उसको सियासी हरबा बनाने की मुसलसिल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कोशिश की जाती रही है। आपने एक मलून का भी जिक्र किया, वो मलून का तो यकीनन, जैसा कि आपने कहा कि उसका तस्करा, उसका तबसरा या उसका नाम लेना भी जो है हमारे इस प्रोग्राम की, हमारे जो प्लेटफॉर्म की तौहीन होगी वो यकीनन। तो इस तरीके, अब देखिए आने वाले दिनों में वो मलून भी मंजर आम पर आएगा, फिर वो मलून निकलेगा, फिर अकबरुद्दीन अवैसी को या असदुद्दीन अवैसी को निशाना बनाएगा। तो इस तरीके से सियासी माहौल हैदराबाद का ये गर्म करने की सियासी माहौल को सरूनगर से इसकी इब्तिदा हुई है। इसको बड़ा कोई सीरियस लेने का मामला नहीं है। और वो खातून जो है वो बीजेपी की, अगर किसी कांग्रेस की या किसी दूसरी सियासी जमात की कॉरपोरेटर ये शिकायत करती तो यकीनन जो है ये सुर्खियां इसको हम बना सकते थे, मगर ये सुर्खियों का भी मामला नहीं है, ये मैच फिक्सिंग इसको हम कह सकते हैं। ये जिस तरीके का इल्जाम अपोजिशन की जानिब से अक्सर लगता है, कांग्रेस लगाती है एमआईएम पर कि बीजेपी की बी टीम है, तो वो जो मैच फिक्सिंग है, वो मैच फिक्सिंग का एक हरवा इसको हम कह सकते हैं। बहरहाल जीत जाएगी, वो खातून जीत जाएगी, आपके उसको टिकट मिलेगा क्योंकि उसने शिकायत दर्ज करवा ली है। और बहरहाल ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत के लिए, यानी पॉलिटिकल जो ऑक्सीजन है उसके लिए इस तरह के तो केसेस बुक कराने पड़ते हैं और इस तरह के केसेस बुक करवाए जाते हैं। और सबको मालूम होता है कि केस बुक हो रहा है और जिसके खिलाफ बुक हो रहा है उसे भी पता है, और जो वो बुक कर रहा है उसे भी पता है कि इसके पीछे क्या क्रोनोलॉजी है, क्या इसके पीछे मकासद कार फरमा है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि सरूरनगर पुलिस स्टेशन ने शिकायत तो ले ली है, लेकिन उसने अभी कोई कार्रवाई भी शुरू नहीं की और मैं समझता हूं कि इसमें कोई जान भी नहीं है, सिर्फ अजीब गरीब हरकतें हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, जहां तक 15 मिनट का सवाल है, अकबरुद्दीन अवैसी के 15 मिनट और असदुद्दीन अवैसी के 16 यूनिट जो हैं खून के बोतल के जो है ना, 16 खून के बोतलों की बात की जाती है, वो बहुत ज़्यादा शोहरत इख्तियार कर गए हैं। अब साइंसदान भी हैरान है, डॉक्टर हैरान है कि भाई एक आदमी की तरह 16 यूनिट खून दे सकता है। तो बहरहाल नाज़रीन, होगा ज़्यादा खून तो दे भी सकते हैं। तो बहरहाल ये खबर आई है, लेकिन एक और खबर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं। हैदराबाद कोंडापुर में तकरीबन 4000 करोड़ रुपये मालियती एक अराजी है और उस अराजी पर हुकूमत आंध्र प्रदेश ने दावा कर दिया है कि वो उसकी अराजी है, उसके महकमे एंडोमेंट की अराजी है और हुकूमत तेलंगाना उसके पर दावा नहीं कर सकती है। इस सिलसिले में आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश हुकूमत ने तेलंगाना हाई कोर्ट में एक हलफनामा भी दाखिल कर दिया है, एफिडेविट भी दाखिल किया है और कहा है कि ये अराजी 2005 में करनूल से काम करने वाले भगवान बालासाई बाबा सेंट्रल ट्रस्ट को दी गई थी, अलाट की गई थी। अब अंदाज़ा कीजिए क्या क्या कौन से ट्रस्ट को अलाट की जाती है और मुसलमान बेचारों की ज़मीनें छीनी जाती है, ख़ासतौर पर औकाफ़ी जायदादों पर कब्जे कर लिए जाते हैं। एयरपोर्ट की आप ज़मीन की बात करते हैं तो आप अंदाज़ा कीजिए कि 5500 एकड़ अराजी पर एयरपोर्ट हमारा मुख्तस है, उसमें से 1100 एकड़ अराजी तो मौकूफ़ा जायदाद है। लेकिन क्या जीवीके ने वक्फ बोर्ड को किराएदार बनाया है? क्या वक्फ बोर्ड में इस बात की हिम्मत है कि वो केस फाइल कर दे, मुकदमा दर्ज कर दे? क्या सियासी कायदीन को इस बात की फिक्र है कि वो मुकदमा दर्ज करते हुए जीवीके के पार्टनर बन जाएं, यानी वक्फ बोर्ड को पार्टनर बना लें? क्योंकि आप अंदाज़ा कीजिए कि 1100 एकड़ तो अराजी मौकूफ़ा जायदादों या औकाफ़ी है, तो इवन उसमें मस्जिद उमर फारूक भी शहीद कर दी गई थी। और अफसोस की बात यह है कि आज भी एयरपोर्ट पर कोई मस्जिद तामीर नहीं की गई। ये एक बहुत अफसोसनाक खबर है। तो बहरहाल नाज़रीन, कोंडापुर की बात करते हैं। वहाँ पर एक साई बाबा ट्रस्ट को ज़मीन हवाले कर दी गई थी 2005 में, लेकिन आप
आपको बता दूं कि जैसे ही अलहदा तेलंगाना की तहरीक चली, उसके बाद हुकूमत बदली और अलहदा तेलंगाना बन गया, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश की यानी अलग हो गया, तो उसके नतीजे में अब हुकूमत तेलंगाना ने उस पर दावा कर दिया और कहा यह जाता है कि तकरीबन यानी जिस अराजी की हम बात कर रहे हैं उसे एक हमारी हुकूमत ने किसी एक प्राइवेट पार्टी को दे दिया है, उसके नाम मुंतकिल कर दिया है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी तब्दीलियां कर दी हैं। तो ये जो चीज़ें हैं मैं समझता हूँ कि वैसे भी अगर आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो आंध्रा वालों ने जो सबसे ज़्यादा अगर किसी को लौटा अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट के तहत वो मुसलमान थे। नवाबों की जायदादों की जायदादें भाई आप देखेंगे कि कब्जा करते और वो उसके कागजात जो है वो बैंकों में जमा करते और उनसे लोन लेते और बैंकों को डुबा दिया करते थे। देखिए रियाज साहब, अगर इस पर हम ज़्यादा तबसरा करेंगे तो फिर यकीनन जो है वो इलाकाई वारियत का भी टैग हम पर लगेगा, लेकिन यकीनन हम अपनी रियासत से तेलंगाना से ताल्लुक़ रखते हैं तो हम तेलंगाना की ही बात करेंगे। और तेलंगाना में जितनी वसाइल को आंध्रा के लोगों ने लूटा है, आंध्रा के सियासी कायदीन ने जिस कदर तेलंगाना के वसाइल का इस्तेहसाल किया है, हिंदुस्तान की तारीख में किसी ने इस कदर इस्तेहसाल नहीं किया। 56 से लेकर 2014 तक आंध्रा वालों ने हर शोबे हयात में तेलंगाना के अपनी इजारेदारी मुसल्लत कर दी थी, अपनी इजारादारी को, और इतना सरमाया लूट कर लेकर गए हैं कि आप आज देखिए उनके पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत दौलतमंद से दौलतमंद तरीन अगर आप पूरे साउथ में अगर आपको किसी शख्स को देखेंगे तो वो आंध्रा का रहेगा। आप देखिए, आप पूरे साउथ में अगर आप जायजा लें आप तो वो जो है उन्होंने सरमाया कमाया है सिर्फ तेलंगाना से। आंध्रा में कोई ऐसे वसाइल उनके पास नहीं थे। जिस रिपोर्ट का आपने जिसका तस्करा कर रहे हैं रियाज साहब, जिस अराजी का आप कर रहे हैं कोंडापुर की, वो यकीनन तेलंगाना की अराजी है, उस पर तेलंगाना का मुकम्मल इख्तियार है। अगर किसी ट्रस्ट के तहत खरीदे गए थे तो ट्रस्ट के तहत अगर खरीदा गया था, वो अराजी खरीदी गई, तो नए एपी रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2014 के मुताबिक वो तमाम मुआहदात जो आंध्रा के किसी भी इदारे से या किसी कंपनी से किए गए थे वो पूरे कल्लदुम करार दिए जाएंगे। तो आप आंध्रा गवर्नमेंट को इस बात का कतई इख्तियार नहीं है कि वो एक पिटीशन जो है लाकर वो तेलंगाना हाईकोर्ट में, हम तेलंगाना हाईकोर्ट वो पिटीशन को कबूल किस वजह से किया है मुझे वो समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। उसको दरखास्त को फौरी मुस्तरद कर दिया जाना चाहिए था। जी। वैसे भी आंध्र प्रदेश हुकूमत ने ये एफिडेविट जो दाखिल किया है, हलफनामा दाखिल किया है, उसका दावा है कि ये आंध्र प्रदेश इंडोमेंट जो महकमा है उसकी ये तमाम चीजें एपी रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2014 के तहत जो है तमाम चीजें, तमाम किस्म के मुआहदात, तमाम किस्म की इजारादारी आंध्रा के लोगों की तेलंगाना से कल्लदुम करार दे दी जाएगी। लेकिन जहाँ तक मजहबी ट्रस्ट का सवाल है, आप देखेंगे कि ये मजहब को बुनियाद बनाकर ये जायदादें हासिल कर लेते हैं, अराजियात हासिल कर लेते हैं, मराआत हासिल करते हैं। और आप अंदाज़ा कीजिए कि 4000 करोड़ की अराजी यानी 4203 करोड़ रुपए की अराजी है। और इसके बारे में कहा जाता है कि साईं बाबा ट्रस्ट को ये अराजी मुख्तस की गई थी, अलाट की गई थी। अब सवाल पैदा होता है कि कितने मुस्लिम इदारों को इस तरह की अराजियात अलाट की गई, नहीं की गई, बल्कि जो मुस्लिम इदारों के तहत लाखों करोड़ रुपए की मौक़ूफ़ा जायदादें थी, अराजियात थी, उस पर केसीआर हुकूमत ने भी अच्छा नहीं किया। हालांकि केसीआर ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि हम इक़्तिदार में आएंगे। अलहदा तेलंगाना तहरीक के दौरान उन्होंने कहा था कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो तमाम मौक़ूफ़ा जो अराजियात का वादा केसीआर का जो था, वो भी हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की जो बारगाह का मामला अराजी का था, वो मामले में केसीआर को ईमानदारी का किरदार अदा करना चाहिए था हैसियत चीफ मिनिस्टर। लेकिन उन्होंने जो मार पड़ी है, उन्हें इक़्तिदार से महरूम होना पड़ा है, उसी वजह से महरूम होना पड़ा है। यकीनन जो इक़्तिदार से महरूमी हुई है वो तमाम चीजें उसी की है। अगर वो तौबा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो इक़्तिदार पर नहीं आ सकते। और याद रखिए, हज़रत हुसैन शाह वली कोई मामूली शख्सियत नहीं थे। उनकी जो औक़ाफ़ी जायदाद थी, उनके जो दरगाह के तहत अराजियात थे, उससे केसीआर हुकूमत ने पैसा लगा के कमज़ोर वकला को ठहरा कर वक्फ बोर्ड को मजबूर किया गया। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि मौक़ूफ़ा जायदादों की जो दस्तावेज़ात थी वो पूरे रिकॉर्ड्स ले लेके मुख्तल कर दिए गए। और लेके नहीं अब उसमें से सेलेक्टेड जो रिकॉर्ड था वो दूसरी जगह मुंतकिल भी किया गया। और फिर उसमें यानी तो हेरा फेरी करते हुए रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उसको शामिल कर लिया गया। इस तरह की बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ मुसलमानों से हुई हैं। और मुसलमान
मुसलमान हैं कि किसी पर भी भरोसा कर देते और हैं। यह सब दूसरी चीज है, कोंडापुर की जो अराजी का आपने जी हाँ। तस्करा किया है, वो अराजी कौन सी हुकूमत के किस दौरे हुकूमत 2005 में 2005 में या कांग्रेस के दौरे हुकूमत था? 2005 में दिया गया। 2005 में जो है तो जब दी गई है तो वो मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश थी उस वक्त दी गई है, डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी के दौरे पर। डॉक्टर वाईएस राजशेखर। तो यही देखिए आप, ये आप अपने आंध्रा के जो लोग हैं उनको मराद तहफ्फुज़ात हर मामले में जो है उनका ख्याल आंध्रा के हुक्मरानों ने रखा था। अरे मेरे भाई, कोंडापुर अगर आंध्र प्रदेश के लोग अगर आप ले रहे हैं तो क्या आपके जो बहुत बड़े बड़े लीडर बातें करते हैं, क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता था कि वो देखें कि वहाँ क्या हो रहा है? कोंडापुर की जायदाद, वो भी 4000 करोड़ की जायदाद अगर किसी को दी जा रही तो ये सवाल नहीं कर सकते थे। कोंडापुर जागीर किसकी थी, अगर वो रिकॉर्ड अगर निकाला जाए, अगर उस पर बात किया जाए तो पूरे अराजियात वहाँ के पूरे अराजियात वापस हुकूमतों को करने पड़ेंगे, लेकिन नहीं करते, मुझे मालूम है, क्योंकि मुसलमान बेवकूफ़ है, मुसलमान भोले भाले हैं, मुसलमान भूल जाते हैं। मुसलमानों को अपने यानी आबा और अजदाद की जो जायदादें हैं उसकी कोई फिक्र नहीं है, उनकी मीरास की कोई फिक्र नहीं है। अगर कोई कौम इस तरह गफलत का शिकार रहेगी तो कौन उसके पर यानी तरक्की के दरवाजे खोलेगा? ये सोचने वाली बात है। यकीनन ये सोचने वाली बात है। कौमों को जो नींद की गोली खाकर सोते हैं। देखिए हम अजी महबूबगंज जो है, आप देखिए महबूबगंज अगर गरीब मुसलमानों को दे दिए जाते तो वहां पर आज कई बस्तियां आबाद हो जाती। जी यकीनन बड़ी बस्ती आबाद होती, बड़ी कॉलोनी बनती मुसलमानों की महबूबगंज। और देखिए हम जो है हमेशा गफलत में रहे हैं, और सबसे बुरा जो हमारा माशरे का, मुसलमानों का सबसे बड़ी जो तकलीफ की बात है कि वो रातों में जागते हैं और दिन भर सोते हैं। बिल्कुल। तो दिन भर रात सोने के लिए बनाई गई है और दिन काम करने के लिए बनाया गया है, इस पर अमल नहीं करते। और बहुत सारी चीजें हमने अभी तस्करा किया, नमाजों की पाबंदी का मामला हो, और फिर अपने असलाफ के जो कारनामे हैं, अपने असलाफ की छोड़ी हुई जो जायदातें हैं, अपने असलाफ के जो किए गए जो वाकयात हैं, उनको अगर लेकर अगर हम उसको ही अपना मिसाल राह बना ले तो यकीनन देखिए अगर आप अपने हक के लिए लड़ने के अहल नहीं हैं तो फिर आप कुचले जाएंगे, दबाए जाएंगे आप। बिल्कुल सही कहा बहरहाल। आपको बता दूं कि जहां तक इस अराजी का सवाल है, जो कोंडापुर की अराजी है, तकरीबन 4,203 करोड़ रुपए की ये अराजी है और हुकूमत आंध्र प्रदेश उस पर दावा कर रही है। ताहम तेलंगाना ने अब तक इस सिलसिले में कोई जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया है। अब देखना है कि तेलंगाना हुकूमत कब ये जवाबी हलफनामा दाखिल करती है। और दूसरी अहम बात यह है कि ये अराजी मुसलमानों को नहीं दी गई, बल्कि आपको बता दूं कि फिल वक्त ये अराजी यानी बाला साहिब बाबा ट्रस्ट से भोपती स्टेट को मुंतकिल की गई है। अब अंदाज़ा कीजिए, जायदाद हमारी, अराजी हमारी और कब्जा दूसरों का, बोलते क्या है ये? ट्रस्ट बनाना, ट्रस्ट के तहत अराजियात को मतलब अलॉट करवा लेना, फिर वो उसके बाद फिर किसी एक स्टेट को वो जो है वो मुंतकल कर देना, ये वतीरा आंध्रा के लोगों का रहा है। इसी तरीके से जो है खुद हमारे जो वसाइल थे, अराजियात थे, महंगे महंगे अराजियात थे, उनको कौड़ियों के मोल खरीदा गया और उसको महंगे दामों पर बेचा गया। राजशेखर रेड्डी के ज़माने में ये काम बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ हुआ। रियाज साहब, ख़ास तौर पर मुसलमानों की जागीरों को जानबूझकर निशाना बनाया गया, कौड़ियों के मोल वो जागीरें खरीदी गई और लाखों करोड़ों के इवज़ वो जायदादों को बेचा गया। आपको बता दूं कि जहाँ तक बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के तहत जो औक़ाफ़ की अराजियात है, जब 1100 एकड़ अराजी हुकूमत हासिल कर लेती है, जीवी के जो वहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह एयरपोर्ट तामीर किया गया है, उसमें 5500 एकड़ अराजी पर वो मुहित है, उसमें 1100 एकड़ अराजी जो है वो औक़ाफ़ी जायदाद है। अगर वक्फ बोर्ड वहाँ उसका कम अज़ कम पार्टनर बन जाता, जीवी के कंपनी का, एयरपोर्ट की जो कंपनी जो तामीर की है और जो नज़म चला रही है, मैनेजमेंट जो चला रही है, उसकी अगर पार्टनर बन जाती या फिर सालाना उसका किराया देता, ये लीज पर भी देते हुए अराजी, तो बहुत ज़्यादा वक्फ बोर्ड को फ़ायदा होता, मुसलमानों को फ़ायदा होता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि शहर में भी ऐसे कई मकामात है, घासी बाज़ार चले जाइए, वहाँ पर औक़ाफ़ी जायदादों की बहुतात है, उसे मुकामी जो लीडर्स हैं वो बेच कर खा रहे हैं। तो आप बता दें। जी रियाज साहब, जब जीवीके की बात कर रहे हैं आप, जीवीके को अराजी अलॉट हुई, किसके दौरे हुकूमत में अलॉट हुई, ये अहम बात, मैं अहम नुक्ते की तरफ आपको इशारा कर रहा हूँ। उस वक्त कांग्रेस में माइनॉरिटी कायदीन कौन थे, कौन किसकी जिम्मेदारी थी? आप साजबाज का इल्जाम लगा उनके ऊपर। आप साजबाज के बजाय अगर आप ये जो मशवरा आप दे रहे हैं वक्फ बोर्ड को, उसका अगर आप हिस्सा बना देते, आप ये कार्रवाई करते, आप महज थोड़े से पैसों के लिए, इख्तिदार से तो आप महरूम हो ही गए, महज थोड़े से पैसों के लिए अगर आप ये काम कुर्बानी दे देते कौम के वास्ते, तो आपका नाम भी अबुल गुलाम आज़ाद जिस तरह आज जिंदा है कौम में, उसी तरीके से आपका नाम भी जिंदा रहे। लेकिन आप जैसे कांग्रेस की बात कर रहे हैं, आप अंदाजा कीजिए कि तो सेक्युलर का नारा लगाना बड़ा अलग बात है, लेकिन उस पर अमल करना अलग बात है।
बात है। राहुल गांधी की मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छे सेक्युलर कायद है, राहुल गांधी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आपको ये बता दूं कि कांग्रेस में जो तंजीमी इंतखाबात होते हैं वहां पर मुसलमानों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर हैदराबाद राहुल गांधी आए थे, उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें जाने का मौका मिला और वहां हमने देखा कि स्टेज पे कोई मुस्लिम कायद नहीं है, यानी मुसलमानों को ये काबिल नहीं समझा जाता कि वो स्टेज पर राहुल गांधी के साथ बिठाएं, जबकि दूसरे कायदीन मौजूद थे और मुस्लिम कायदीन जो बैरूनी रियासत से आए थे वो इधर उधर बेचारे पागलों की तरह बैठे हुए थे। तो मैं कहता हूं कि कांग्रेस में मुसलमानों को इज्जत देना चाहिए। आप अंदाजा कीजिए, खुद अगर रियासत में कांग्रेस की कामयाबी का सवाल है तो मुसलमानों का अहम किरदार है। यकीन मानिए आप कांग्रेस के मुसलमानों के अहम किरदार को आप इसमें कामयाबी में मत जोड़िए रियासत। कांग्रेस के जो मुसलमान, कांग्रेस के नहीं मुसलमानों का, हाँ, ये बात जहन में हमारे नादरीन को इस बात की वजाहत कर देना चाहिए कि कांग्रेस के मुसलमानों ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। जो कांग्रेस में उस वक्त मुसलमान, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं आप, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त जो मुसलमान कांग्रेस का बड़ा चेहरा माने जाते थे, उनकी वजह से ही कांग्रेस को तेलंगाना में नुकसान पहुंचा है। मुसलमान कांग्रेस से दूर हुए उन्हीं की वजह से, जो बड़े चेहरों की तरफ आप इशारा कर रहे थे। देखिए, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा हूं, हमको किसी का डर खौफ नहीं है, लेकिन उसूल जो है, हम जो उसूल है वो उसूल की मुनासिबत से मैं बात कर रहा हूं। जो आपने जीवीके के साथ शराकतदारी वक्फ बोर्ड की अगर हो जाती तो आज सबसे कीमती, सबसे दौलतमंद तरीन जो है बोर्ड हमारा वक्फ बोर्ड, तेलंगाना का वक्फ बोर्ड होता। वो वहां पे वो काम नहीं किया गया। वहां पर बहुत सारी साजबाज, बहुत सारा क्या बोलना चाहिए, बदुनवानियां भी वहां पर हुई और अराजियात को किस तरीके से तहवील में लिया गया, किस तरीके से जीवीके के हवाले किया गया, वो तमाम चीजों से आप भी अच्छी तरीके से वाकिफ है। मगर कांग्रेस मुसलमानों को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही है रियासत। और सबसे अहम बात यह है कि जो मुसलमान कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकते हैं, पार्टी के जो सीनियर कायदीन है वो मुसलमानों के पैर पकड़कर खींच रहे हैं। जो अब कांग्रेस के लिए फायदा मंद हो सकते हैं, वो चाहे रियासत में हो चाहे वो कौमी सतह पर हो, ये काम कांग्रेस के सीनियर कायदीन, आप देखिए गुलाम नबी आजाद को क्या कांग्रेस से चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया? गुलाम नबी आजाद जब मफादात पूरे हो गए तो छोड़कर चले गए। सलमान खुर्शीद को क्या मौका कांग्रेस ने नहीं दिया? ऐसे बहुत सारे नाम हैं, लेकिन इन्होंने इनकी जात से कौम को कोई फायदा नहीं पहुंचाया। जो नाम हम गिना रहे हैं, जो नाम अभी भी मौजूद हैं, जो बड़े नाम समझे जाते हैं कांग्रेस में, उन्होंने मुसलमानों को कोई फायदा नहीं पहुंचाया। और जो फायदा पहुंचा सकते हैं, जिन्होंने पिछले इंतखाबात में कांग्रेस को फायदा पहुंचाया, उनकी मौजूदगी से कांग्रेस को फायदा हुआ, वो लोगों के पैर पकड़कर खींचने का काम रियासती कांग्रेस के मुस्लिम कायदीन, अक़लियती कायदीन कर रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक मुसलमानों का सवाल है, कांग्रेस का सवाल है, इस सिलसिले में कांग्रेसी क़यादत को सोचना चाहिए कि जो हमदर्द होते हैं, मुसलमानों की तरक्की के लिए संजीदा होते हैं, उन कायदीन को जिस अंदाज में नज़रअंदाज किया जा रहा है उसकी खबर लेनी चाहिए। आप काली दिल्ली में बैठे बाज़ रिपोर्ट्स पर अगर इक़दाम करने लगें तो फिर समझिए कि ये कोई पॉलिसी नहीं है, कोई आपकी हिकमत अमली नहीं है, नाक़िस पॉलिसी का आप शिकार हैं। आपको तो ये होना चाहिए कि 10 की सुने, अपनी करें और ये देखें कि अगर कोई उभरती क़यादत है रियासत तेलंगाना में तो मुसलमानों की उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें। वरना आप अब अंदाज़ा कीजिए दलालों को आगे बढ़ाने लगेंगे या ऐसे लोगों को आगे बढ़ा देंगे कि जो आपको खुश करेंगे, तो ये बहुत तो गलत बात है। अब मिसाल के तौर पर आपको बता दूं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी उन्हें खुश करना चाहते हैं और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की बीजेपी कहती है कि कांग्रेस मुसलमानों को खुश करना चाहती है। तो बहरहाल इस तरह की जो चीज़ें हैं, कांग्रेस की क़यादत को बहुत ही उसका संगीन नोट लेना चाहिए और बड़ी पूरी तवज्जो उस पर मरकूज़ करना चाहिए कि आज मुसलमानों को कांग्रेस सिर्फ इस्तेमाल करती है, उसके बाद फेंक देती है, ये सोचने वाली बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरह कोंडापुर की कीमती अराजी एक आंध्रा की एक मजहबी तंजीम को अलाट की गई, मजहबी इदारे को अलाट की गई और फिर बाद में उससे एक भूपति स्टेट के नाम यानी प्राइवेट पार्टी के नाम मुंतकिल कर दिया गया है। अब देखना यह है कि तेलंगाना हाईकोर्ट क्या करती है, हैदराबाद हाईकोर्ट क्या करती है, इसके सिलसिले में ये सोचने वाली बात है। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक हैदराबाद फ़रक़ंद बुनियाद का सवाल है, हैदराबादी जहाँ मोहब्बत व मुरव्वत के लिए और अपनी मेहमान नवाज़ी के लिए सारी दुनिया में मशहूर है, वहीं पर अपनी
काबिलियत, अपनी सलाहियत के लिए भी बहुत ज़्यादा शोहरत रखते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे मशरिक़ वस्ता का कोई मुल्क हो। हैदराबाद ही वहाँ अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा कर रहा है। हम लिए चलते हैं आपको वर्जीनिया स्टेट अमेरिका की। वहाँ की जो डिप्टी गवर्नर यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो है हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली गज़ाला हाशमी। गज़ाला हाशमी फ़िलवक्त 61 साल की है और 4 साल की उम्र वो अमेरिका मुंतकिल हुई थी। तो बहरहाल गज़ाला हाशमी ने एक नई तारीख रकम कर दी है और उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्जीनिया के ओहदे का कुरान पाक पर हलफ लेते हुए यानी अपने ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया है। तो वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि वर्जीनिया की तारीख में पहली खातून गवर्नर ने भी अपने ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया, यानी गवर्नर भी खातून है और जो डिप्टी गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो भी खातून है। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि वर्जीनिया में पहली मरतबा एक सियाह फाम ने अटॉर्नी जनरल का ओहदा भी हासिल कर लिया है। तो पहली मरतबा वर्जीनिया में इस तरह के वाक़यात पेश आए हैं। और मैं समझता हूँ कि अब जैसा कि महमूद ममदानी के बेटे ज़ोहरान ममदानी, मीरा नायर और महमूद ममदानी के बेटे ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क के मेयर का इंतखाब जीता और ट्रंप की और एलन मस्क की लाख कोशिशों के बावजूद आवाम उनके साथ रही। ख़ासतौर पर जैन जी जो हैं यानी जो नौजवान नस्ल है उनका भरपूर साथ दिया और उन्होंने भी कुरान मजीद पर हाथ रखते हुए अपने ओहदे का हलफ लिया। तो ये हालिया अरसे के दौरान 2 वाक़यात हो चुके हैं। यकीनन हालिया अरसे के दौरान 2 वाक़यात हो चुके हैं, ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बनने के बाद और गज़ाला हाशमी वर्जीनिया की गवर्नर LG बनने के बाद उन्होंने कुरान शरीफ पर हाथ रखकर हलफ लिया है। देखिए एक सियाफाम खातून का भी आपने जिक्र किया, अटॉर्नी जनरल नामजद होने के मुंतखब होने का भी आपने गवर्नर भी खातून है, गवर्नर भी खातून है। तो ये तमाम चीज़ें जो है एक सियासी इनकलाब का पेशखैमा साबित हो सकती है। आलमी सतह पर जो इनकलाबात जो तब्दीलियाँ आ रही हैं वो सियासी इनकलाब का ये पेशखैमा, ये वाक़यात जो है साबित हो सकते हैं। इसलिए कि सारी दुनिया में जहाँ पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत भरने का काम किया जा रहा है, इस्लाम फोबिक जो वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, तो उन वाक़यात में इस तरीक़े का गज़ाला हाशमी का और ज़ोहरान ममदानी का मुंतखब होना, फिर इस्लामी रिवायात के मुताबिक हलफ उठाना जो है एक अच्छी चीज़ भी हो सकती है और उन लोगों के लिए ये तकलीफ दे हो सकती है जो इस्लाम से नफ़रत जिनके दिल दिमाग में भरी हुई है। जी, लेकिन इस्माइल ज़मीला साहब आपने जैसा कहा कि जिस लोगों के दिल में नफ़रत भरी हुई है इस्लाम से, इस तरह अगर कुरान मजीद से ये सोचेंगे वो लोग कि ज़ोहरान ममदानी ने कुरान पर हाथ रखकर हलफ लिया है और ख़ुद हमारी जो शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली गज़ाला हाशमी ने ये कुरान पर हाथ रखकर हलफ लिया है, तो वो सोचेंगे कि आखिर कुरान में है क्या। और कुरान का मौजिज़ा है ये है, कुरान का एजाज़ ये है कि एक मरतबा अगर कोई कुरान मजीद पढ़ लेता है तो उसका अक़ल के जो दरीचे हैं वो खुलना शुरू हो जाते हैं, ताकि वो जानबदारी की जो परत जमी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता छटना शुरू हो जाती है। देखिए, अब एक दूसरा पहलू ये भी है कि आप उनसे जिन्होंने कुरान पर हाथ रखकर हलफ उठाया है उनसे मसावात और जो है इंसाफ की मुकम्मल तवक्को कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इंसाफ और मसावात का जो दर्स है कुरान शरीफ में बारहा ये दर्स दिया गया है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, वो गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, सियाह और काले और गोरे का फ़र्क नहीं करेंगे और तमाम के साथ जो इंसाफ के जो तकाज़े हैं वो इंसाफ के सारे तकाज़ों को पूरा करने का काम ज़ोहरान ममदानी बहैसियत मेयर न्यूयॉर्क और जो है गज़ाला हाशमी वर्जीनिया की गवर्नर की हैसियत, लेफ्टिनेंट जनरल की हैसियत से वो ये फराइज जो है वो अंजाम देंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर की हैसियत से उन्होंने हलफ भी ले लिया है। तो बहरहाल हम उनसे नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि गज़ाला हाशमी 43वीं लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, डिप्टी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि वो अपने ओहदे से किस तरह इंसाफ करेंगी। वैसे भी 2020 में वो सेनेटर मुंतखब हुई थी वर्जीनिया की और वहाँ से 2020 से लेकर 2024 तक, फिर 2024 में मुंतखब हुई है और आप देखेंगे कि उन्हें फिर डिप्टी गवर्नर भी बना दिया गया है। ये पहली मुस्लिम खातून, पहली साउथ एशियन खातून है और ये बहुत बड़ा एजाज़ है। इस मौके पर आपको बता दूं कि सेनेटर सद्दाम अजलान सलीम और सेनेटर कन्नान भी मौजूद थे। और वैसे नाज़रीन जहाँ तक गज़ाला हाशमी का सवाल है, सिर्फ गज़ाला हाशमी नहीं बल्कि आपको नबीला सैयद के बारे में बताते हैं जो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखती हैं। नबीला सैयद सिर्फ 25 साल की है और वो 2 मरतबा मुंतखब हो चुकी हैं इलिनॉय से। और आपको ये भी बता दूँ कि वो
जिस अंदाज में लोगों की क़ुर्बत इख्तियार करती हैं, उनका सबसे बड़ा कारनामा ये है कि उन्होंने अपने जिगर का जो टुकड़ा था, एक डॉक्टर को जो मर रहा था उसे बतौर एहतियात पेश किया और उसकी ज़िंदगी बचाई। तो ये है नबीला सैयद। और नबीला सैयद के बारे में कहा जाता है कि इस्लामिक सेंटर में माह रमज़ान मुबारक के मौके पर वो और उनके वालिद साहब तकरीबन यानी बहुत ही कसीर तादाद में लोगों के लिए चाय बनाया करते थे, चाय का एहतमाम करते थे और स्नैक्स वगैरह का एहतमाम किया करते थे। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये कम्युनिटी की जो सर्विसेज होती हैं, ये बहुत बड़ी सर्विस होती है। तो बहरहाल जिस वक्त ग़ज़ाला हाशमी अपने ओहदे का जायज़ा हासिल कर रही थी तो उस वक्त इंटरफेथ प्रेयर ब्रेकफास्ट का भी एहतमाम किया गया। तो बहरहाल नाज़रीन, अमरीकी माशरे में एक बात अच्छी है कि हुकूमतों के बारे में आप नहीं कह सकते, लेकिन आवाम के बारे में कह सकते हैं कि वो बड़े दियानतदार होते हैं, सच्चाई मेहनत वाले होते हैं, मेहनती होते हैं और सच्चाई उनके चेहरे से झलकती है, इसलिए वो तरक्की करते हैं। जी, यकीनन बैन मजहबी इजलास बुलाना वो इस तकरीब के हलफ बर्दारी तकरीब के मौके पर इस बात की तरफ इशारा करता है कि जो सियासी जो कायदीन होते हैं उनका जो एजेंडा है वो अलग होता है और ये जो कायदीन होते हैं इनका जो एजेंडा है वो बिल्कुल मुनफरिद होता है। तो इंटरफेथ इजलास का आपने तबसरा किया, बैन मजहबी इजलास का और डिनर वगैरह का भी एहतमाम किया। ये जो है हमने ज़ोहरान ममदानी की जीत के बाद भी हमने ये देखा था और नबीला सैयद के भी इंतखाब के बाद जो है हमने ये तमाम चीज़ें जो बैन मजहबी इज्तिमात जो होते हैं, गैदरिंग होती है, वो गैदरिंग का ये एक रहा है, एक रिवायत रही है मगरबी ममालिक की, अमेरिका हो या दीगर मगरबी ममालिक हो। तो ये हम जैसा कि एक खुशी की बात है ये कि भाई दो तीन मुसलमान जो हैं उनका बार बार मुंतखब होकर आना और फिर बड़े उन मुल्क के उन रियासतों के जो दुनिया के मतलब मंजर पर सबसे ऊपर है उन ममालिक की रियासतों और उन शहरों से मुंतखब बड़े ओहदों के लिए मुंतखब होकर आना, जैसा कि मैंने कहा कि एक नए सियासी इनकलाब का पेशखमा ये हो सकता है। आने वाले दिनों में बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है, बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आ सकती है। वो तब्दीलियों की ये शुरुआत, इसको हम तसव्वुर करते हुए अगर इसको मुस्बित अंदाज में अगर लेकर आगे बढ़ेंगे तो यकीनन ये कारामत साबित होगा माशरे के लिए भी और उन ममालिक के लिए भी जहाँ पर इनका इंतखाब अमल में आया है। आप देखिए इस्माइल ज़बीला साहब के जिस अंदाज में अमेरिकी मुसलमान एक इस्लाम के सफ़ीर के तौर पर ख़ुद को पेश करते हैं, एक नुमाइंदे के तौर पर पेश करते हैं, अपने कैरेक्टर के ज़रिए, अपने किरदार के ज़रिए, अपने हुस्न अखलाक के ज़रिए, वो गैर मामूली होता है। और आपको ये भी बता दूँ कि अमेरिका में बेशुमार गिरजाघर मसाजिद में तब्दील हो रही हैं और हालिया अरसे के दौरान आप देखेंगे कि गिरजाघर में लोग नहीं आते, इस नतीजे में वो मसाजिद को फ़रोख्त कर रहे हैं और गिरजाघर मसाजिद में तब्दील हो रहे हैं, मदारिस में तब्दील हो रहे हैं, इस्लामिक सेंटर्स में तब्दील हो रहे हैं। और ये सिर्फ मुसलमानों के अखलाक की वजह से और मुसलमानों के मोहब्बत की वजह से और उनके में जो इनकिसारी पाई जाती है उसकी वजह से। और आपको यही बता दूँ कि जिस अंदाज में अमरीकी मुसलमान अपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लोग जोक दर जोक जो है वो इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। और ख़ास तौर पर जैसा मैंने कुरान मजीद का जिक्र किया है, लोगों को आप अगर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास तौर पर खुतबे हज्जतुल विदा के बारे में वाकिफ़ करवाएंगे तो आप देखेंगे कि उस खुतबे में, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस खुतबे में सारे दुनिया के मसाइल का हल मौजूद है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, ना गोरे को काले पर, ना काले को गोरे पर कोई सबकत हासिल होगी, ना अरबी को अजमी पर, ना अजमी को अरबी पर कोई सबकत हासिल नहीं होगी, गरीब को अमीर पर, ना अमीर को गरीब पर कोई बरतरी हासिल नहीं होगी। हाँ, सिर्फ जो इनका तक़वा है, यानी उनका जो कैरेक्टर है, उनके जो अखलाक हैं, उनके जो किरदार है, वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, अब हम आपको एक और ख़बर की जानिब ले चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक अमेरिका की बेचैनी से है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सारी दुनिया में बेचैनी फैला रहे हैं और अब ये इत्तला ये है कि अमेरिकी जंगी तैयारे ग्रीनलैंड पहुंचना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि ग्रीनलैंड को हम कब्जा कर लेंगे और उसे अपने तहवील में ले लेंगे और उसे अपनी अमेरिका की एक रियासत में तब्दील कर देंगे। ग्रीनलैंड की आबादी 55,000 है और आपको ये बता दूं कि वो जो जजीरा है कुदरती वसाइल या यानी नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है और ख़ास तौर पर अमेरिका की नज़र उस पर टिकी हुई है। वैसे भी नाज़रीन, अमेरिका वो कैनेडियन दिफाई इदारा एक है नोवार्ड ने ये बयान जारी किया है और कहा, या नोवार्ड मीन्स नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड होता है। तो बहरहाल नोवार्ड ने ये इत्तला दी है और कहा है कि ग्रीनलैंड हुकूमत को भी इस मनसूबे से अमेरिका के आगाह कर दिया गया है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि ग्रीनलैंड एक खुद मुख्तार इलाका है और फिल वक्त डेनमार्क के तहवील में है और 1901
1951 से अमेरिका और डेनमार्क के दरमियान ग्रीनलैंड से मुतालिक एक दिफाई माहदे पर भी दस्तखत हुए थे। लेकिन आपको बता दूं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर यूरोपीय यूनियन यानी अपने हलीफों को धमकी दी है कि हम अगर तुम हमारी ग्रीनलैंड पर कब्जे की तायद नहीं करोगे तो हम तुम पर 10% टैरिफ आयद करेंगे। तो अब फिर उस धमकी को दोहराया है और हद तो ये हो गई है कि अब अमेरिकी जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने पीस बोर्ड जो गजा के लिए बनाया जा रहा है उसमें शामिल होने से फ्रांस और कनाडा के इनकार पर कहा कि मैं तुम पर 200% टैरिफ आयद कर दूंगा। तो अब अंदाजा कीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार टैरिफ आयद करते जा रहे हैं पागलों की तरह, और मैं समझता हूं कि ये कुछ अजीब व गरीब इलाज होने वाला है। यकीनन देखिए, हमने इससे पहले भी कहा कि एक सनकी हुक्मरान जो है वो मुल्क के लिए खतरा साबित होता है। एक सनकी मुल्क के अमेरिका में बैठकर काम कर रहा है, एक सनकी हमारे मुल्क पर बैठा हुआ है। तो ये यहाँ पर सबसे तशवीशनाक बात ये है कि डेनमार्क के तहवील में ग्रीनलैंड है, लेकिन ग्रीनलैंड के वसाइल जो हैं, कुदरती वसाइल को रशिया हासिल कर रहा है। यूरोपीय यूनियन के ज़रिए से जो है वो ग्रीनलैंड के जो तमाम वसाइल हैं उन पर रूस का कब्जा हो रहा है। इस तरीके का इल्ज़ाम जो है डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है। हालांकि कोई जान ही नहीं ये देखिए, वो इल्ज़ाम में हकीकत में कोई जान नहीं है, लगाकर बुनियाद बनाई है ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की। दर हकीकत जो आपने अहम इशारा किया है वो कुदरती वसाइल से मालामाल जजीरा है, उस पर ये कब्जा करना चाहते हैं। और यूरोपीय यूनियन जो है, डेनमार्क यूरोपीय यूनियन का हिस्सा होने की वजह से जो है उनकी इजारादारी उस पर मुतवक्का है। तवक्को इम्कान इस बात का है कि ग्रीनलैंड पर यूरोपीय यूनियन की इजारादारी हो सकती है। तो उसको रोकने के लिए डॉलर के मुकाबले में, यहां पर फिर मैं अपनी बात को दोहराऊंगा, अमरीकी मफादात से बढ़कर डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई कुछ भी नहीं है। खा वो ग्रीनलैंड का मसला हो, खा वो ईरान का मामला हो, गाजा का मामला हो या इसराइल का मामला हो, अगर अमरीकी मफादात से इसराइल से दोस्ती अगर टकरा रही है तो इसराइल को भी तहस नहस करने से डोनाल्ड ट्रंप या कोई अमरीकी सदर गुरेज नहीं करेगा। यहाँ पर मुल्की मफादात है, उनके अपने मुल्क के मफादात है, उनके अपने मुल्क की करेंसी की जो कदर है उसको बरकरार रखने के मामला है। यहाँ पर हमारे जो मुल्क में जो जिस तरीके की खारिजी पॉलिसियां आ रही है कि भाई अब मुल्क गया भाड़ में, महंगाई बढ़ती रही, बढ़ने दे, पेट्रोल की कीमतें कहीं पर भी जाने दो, सोने की कीमत गरीबों की दस्तरस से दूर हो जाने दो, मगर मेरे दोस्तों के मफादात जो है वो पूरे होने चाहिए। इस तरीके के फैसले अमेरिका कभी नहीं करता। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी तरजीह उसके अपने मफादात है, उसके मुल्की मफादात है, और डॉलर की कदर को, जो डॉलर की सुप्रीमेसी है, डॉलर की जो अहमियत है उसको बरकरार रखना जो है उसके लिए सबसे अव्वलीन तरजीह है। उसी तरजीहात के तहत जो है ये फैसले हो रहे हैं। खा वो गाजा पीस बोर्ड का क़याम अमल में लाने की बात हो, ईरान पर हमला करने की बात हो, या ग्रीनलैंड को अपनी तहवील में लेने की बात हो, इसके पसे पर्दा सिर्फ वही चीज़ें हैं जो अमरीकी सुप्रीमेसी को बरकरार रखने के लिए उठाई जाती है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक करेंसी का सवाल है, डॉलर का सवाल है, हर करेंसी के बारे में कहा जाता है कि उसकी इजारादारी 140 साल तक रहती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। डॉलर का भी यही हाल होने वाला है। और आप यकीन मानिए, अगर हिंदुस्तान हिम्मत कर लेगा तो फिर चीन, रूस और ब्राज़ील के साथ मिलकर एक अलहदा करेंसी वजूद में ला सकता है। लेकिन हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, माई फ्रेंड का नारा तो लगाते हैं, लेकिन फ्रेंड से डरते भी हैं, या फिर नहीं डरते हैं तो फिर कुछ करते भी नहीं हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि यूरोपीय यूनियन को, डेनमार्क के साथ साथ यूरोपीय यूनियन को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर ग्रीनलैंड के मसले पर तुम मेरी तायद नहीं करोगे तो हम तुम्हारे जो अशिया हमारे अमेरिका में आती है उस पर 10% टैरिफ आयद कर देंगे, और 1 फरवरी से ये 10% टैरिफ का निफाज अमल में आएगा, और फिर 1 जून से ये टैरिफ बढ़कर 25% हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक कनाडा और फ्रांस पर यानी 200% टैरिफ आयद करने की धमकी का सवाल है, तो इस सिलसिले में कहा जाता है कि इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांसीसी सदर है, उन्होंने पीस बोर्ड में शामिल होने से, गजा पीस बोर्ड में शामिल होने से इनकार कर दिया था। कनाडा ने भी गजा पीस बोर्ड में शामिल होने से इनकार कर दिया था, जिसकी सज़ा के तौर पर अमरीकी सदर ने यह धमकी दी है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि अमरीकी सदर ने इमैनुअल मैक्रोन का एक प्राइवेट मैसेज भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम ईरान और सीरिया यानी शाम के मसले पर मुत्तफिक हैं, लेकिन मुझे इस बात समझ नहीं
आती कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड में क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। तो बहरहाल अब डेनमार्क के वज़ीर आज़म का एक सख्त बयान आया और कहा कि हम अमरीकियों की धमकियों में नहीं आएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हमें टैरिफ की धमकियां दे रहे हैं और टैरिफ्स की धमकियां भी हम पर असरअंदाज नहीं करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म है स्टारमर, उन्होंने इत्तेहादियों के खिलाफ इस तरह की धमकियों को गलत करार दिया और कहा कि ट्रंप जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने भी एक बात कही है कि ट्रंप इलाके का अमन और सुकून बर्बाद करने पर तुले हुए हैं और ये जो ग्रीनलैंड है वो ग्रीनलैंड बाशिंदों का है, अमेरिका का नहीं है। उन्होंने ये बात कही है। डेनमार्क के वज़ीर आज़म ने भी सदर डोनाल्ड ट्रंप को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है और कहा कि हम आपके धमकियों में नहीं आएंगे। उन्होंने खबरदार किया कि अगर ग्रीनलैंड पर एक फौजी कार्रवाई होती है तो फिर नेटो के खात्मे का ये सबब बनती है, यानी नेटो तबाह बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और नेटो हालांकि देखिए अब जो क़याम है, नेटो का क़याम अमेरिका की ढाल है, अमेरिका की सरपरस्ती में क़याम अमल में आया है। नेटो मुमालिक में शामिल होने का खामियाजा यूक्रेन रशिया से जंग के सूरत में भुगत रहा है। लाखों करोड़ों अरब डॉलर का नुकसान हुआ है और कई लोगों की जानें गई है, जानी माली नुकसान हुआ है। ये सिर्फ नेटो, देखिए आप, मैं वही तो कह रहे हैं कि मेरी जो गुफ्तगू का जो खुलासा है रियाज साहब, ये वही है कि भाई अपने मुल्क की इजारादारी को बरकरार रखना, अपने मुल्क की करेंसी की इजारादारी को बरकरार रखना और अपने मुल्क की सुप्रीमेसी जो है उसको बरकरार रखना, एक ही पैगाम जो है तमाम चीज़ों के लिए। डोनाल्ड ट्रंप तारीफ को हरबा बना रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप मुस्तकिल तौर पर अमेरिका के सदर रहने वाले नहीं है। 2 साल का अरसा तकरीबन हो गया है, शायद 2 साल और रहेंगे या शायद भी हो सकता है उनका। 1 साल रहेंगे या फिर इम्पीचमेंट की भी सूरत हाल का शिकार वो हो सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है, डोनाल्ड ट्रंप मुस्तकिल अमेरिकी सदर नहीं है, उसके बावजूद भी वो इस कदर फैसले ले रहे हैं, इतने सख्त फैसले ले रहे हैं जो अमेरिकी इजारादारी को बरकरार रखने के लिए उनको लगता है कि वो ज़रूरी है। लेकिन अमेरिका की बरकरारी मुश्किल हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक फ्रांस, जर्मन और नॉर्वे का सवाल है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ट्रंप की जो धमकियां हैं वो दरअसल ब्लैकमेलिंग है। इसका मतलब अब ट्रंप को ये इंटरनेशनल ब्लैकमेलर से ताबीर कर रहे हैं। जहाँ तक बरतानिया का सवाल है, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और फिनलैंड का सवाल है, तो आपको बता दूं कि ये सब परेशान है। अमेरिका के बारे में कह रहे हैं हम तो आपके इत्तेहादी है और आप इत्तेहादियों को भी नहीं बख्शते। ये सवाल बहुत अमेरिका की बका के लिए बहुत अहम है। तो बहरहाल इसी सवाल के साथ हम अपना प्रोग्राम खास खबरें इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद इस्माइल ज़बील्लाह को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।